नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद रेड क्रॉस सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से 45 प्लस उम्र वाले का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें आज कई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे वैक्सीनेशन कार्य थोड़ी धीमी चलने के कारण लोगों ने हंगामा कर दिया। लोग उचित व्यवस्था की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि यहाँ पर 45 प्लस उम्र वाले आते हैं तो ना ही पंखे की व्यवस्था है और ना ही बैठने की। ऐसे में इस तरह घंटों लाइन में खड़ा होकर वैक्सीनेशन लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है और इस भीषण गर्मी में खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में जिला प्रशासन 45 प्लस उम्र वाले के लिए बैठने की व्यवस्था करे। वजह से बस लाइन में लगे हुए समझे ना। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी तंत्र एकदम बैठा हुआ है। कोई 10:30 बजे ही तो लोग आ रहे हैं। अभी सरकारी लोग माने लोग कोई टाइम टेबल नहीं, ऊपर से लाइन गया हुआ अभी बुक करने जा रहे हैं। लाइन लग के बोल रहा है कि अभी लाइन आएगा तब ना। यहाँ क्या वैकल्पिक जनरेटर की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। इन लोगों से पूछे, लोग बोले बिजली नहीं है, तो वैक्सीन के लिए आया ही आधा घंटा बाद इन लोग, उसके बाद बोले बिजली नहीं है। कब बिजली कब आएगा क्या पता, हम कैसे बताएं? उन लोगों से पूछिए, ऑथराइज पर्सन। हम लोग तो सिंपल सा छोटा सा नागरिक है, वैक्सीन लगाने आए हैं। कितने देर से खड़े आए हैं? हम तो 9:45 से खड़े हैं, 15 मिनट पहले। मेरा स्लॉट ऑनलाइन बुक भी किए, तो यहाँ आए तो वे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन फॉनलाइन हम लोग नहीं मानते हैं। जी ठीक है, नहीं मानते, आपका रूल है, लेकिन आए हैं तो जो समय पे आपका काम है वो कीजिए। ऑल्टरनेट व्यवस्था, कुछ प्रॉब्लम डिफॉल्ट है, उसको उपाय निकालिए। चलते अभी हम लोग वैक्सीनेशन चालू नहीं कर पा रहे हैं। लाइन की समस्या रेगुलर यहाँ पे होते रहती है। जनरेटर थी, अभी जनरेटर है नहीं, काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जनरेटर की सुविधा कर दी जाती है, लाइन आ जाता है तो हम लोग वैक्सीनेशन के ड्राइव को चालू कर पाएंगे। यानी लोगों को हंगामा करने का मेन कारण है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, वही है क्या? वैक्सीनेशन तो चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन नहीं होगा। आप भी देख सकते हैं, पंखा नहीं चल रहा है, हम लोग कैसे काम करेंगे? बेसिक सिस्टम बंद पड़ा हुआ, आप जाके अंदर देख चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में काम कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बरवाडा पुलिस ने बुधवार की देर रात अवैध कोयला लदे एक ट्रक को बिराजपुर गांव के समीप से पकड़ा है। ट्रक में 6 टन कोयला लोड है। हालांकि पुलिस को देखते ही ट्रक ड्राइवर और खलासी मौके से भागने में सफल रहे हैं। पुलिस कोयला लोड ट्रक को जब्त कर बरवाडा थाना ले आई है। पुलिस ट्रक मालिक के खिलाफ केस करने की तैयारी में है। यह अवैध कोयला कहां से लोड किया गया था, पुलिस इसकी भी जाँच कर रही है। बागमारा के लेढ़ी डूमर के रहने वाले आशु सिंह ने बागमारा विधायक ढोलू महतो पर जबरन जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। रैयत आशु सिंह ने बताया कि उनका 3 एकड़ जमीन लेढ़ी डूमर मौजा में है, जिसे विधायक ने जबरदस्ती कब्जा कर उसमें 4 दीवारी कर लिया है। इसके साथ ही कुछ जमीन जबरन रजिस्ट्री करवा लिया गया है। प्रशासन से मांग है कि उसके जमीन को वापस करे या फिर बाजार रेट से जमीन का मूल्य दिया जाए। हालांकि इस मामले में विधायक ढोलू महतो का अब तक कोई बयान नहीं आया है। ढुल्लू महतो हम लोग को जमीन एवं मंदिर सब हड़प लिया है, बाउंड्री करके गेट लगा दिया है। लड़ी डूमर मौजा का उसमें बाउंड्री बना हुआ, बाउंड्री किया हुआ है पूरा। उसमें कोई एक बिल्डिंग भी बना हुआ है। अभी तो कुछ खुला नहीं है। वो तो बोला था कि ये खोलेंगे वो खोलेंगे, लेकिन अभी वो तो बोला था कॉलेज खोलेंगे। पहले बोला था कि अनाथ आश्रम खोलेंगे, यहाँ ये पूरा इलाका के लिए अनाथ आश्रम खोलेंगे, लेकिन वो चेंज हो गया। अभी बाद में बोला कि कॉलेज खोलेंगे। तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ के हम लोग पेपर ऊपर ये किए तो खुला नहीं उसका। तो अभी तक तो कुछ नहीं खुला है। लगभग 3 एकड़ का जमीन था।
बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिरी घर के समीप सोमवार की देर रात मजदूर का शव मिलने के मामले में मृतक शक्ति रवानी के परिजन को मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार से ही असंगठित मजदूरों के साथ आंदोलन कर रहे थे। इस मामले में बुधवार को बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनी कि मृतक के परिजन को 5.5 लाख रुपये के साथ सेल्पीकर में नियोजन दिया जाएगा। इसके अलावा पीएफ की राशि और पेंशन दिया जाएगा। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपये दिए गए, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। शक्ति रवानी सेल पीकर वर्कर एसएमएस जेबी में काम करता था। ड्यूटी करने के दरमियान रात में उसकी मृत्यु हो गई और उसके आश्रित को मुआवजा, नौकरी, इस सब डिमांड को लेकर के कल से सारे मजदूर आंदोलन में हैं। आज पूर्व मंत्री माननीय जनेश्वर महतो जी आए, जेएमएम से टुडू जी, रीतलाल टुडू जी रहे, जेके झा जी रहे, बैजनाथ यादव जी रहे, इंदर जी रहे और सारे मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित हुए। डीएसपी मैडम आई, थाना प्रभारी थे, उनके सामने उपस्थिति में वार्ता संपन्न हुआ। अनुकंपा के आधार पर उसको 5.5 लाख रुपया मुआवजा और 50,000 रुपया उसका दाह संस्कार देने के लिए तय हुआ, जिसमें 50,000 रुपया नगद अभी भुगतान होगा। बागमती थाना परिसर में वार्ता हुई मैनेजमेंट की ओर से, उसके आश्रितों को एक नियोजन, पीएफ, पेंशन 6 लाख रुपये और अभी तुरंत 6 लाख रुपया और 6 लाख नहीं 5,50,000 रुपये और 50,000 जो दिया है वो 10 संस्कार की। पलामू के पांकी थाना रोड स्थित जीवन रक्षा नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पांकी प्रखंड के करार गांव निवासी जसवंत भुइयां ने अपनी पत्नी सोनिया देवी को प्रसव पीड़ा होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी में भर्ती कराया था, जहां स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह की सुविधा नहीं मिलने के बाद परिजनों ने मजबूरन गाँव के सहिया गीता सिन्हा व उसके पुत्र के सलाह पर पांकी के थाना रोड स्थित जीवन रक्षा नर्सिंग होम ले गए, जहां महिला के परिजनों से नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए करीब 6,500 रुपये लिए गए, जिसके बाद महिला के परिजनों को यह कह दिया गया कि बच्चा का सांस नहीं चल रहा है, जिसके बाद प्रायोजित डर बनाकर महिला का ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ, लेकिन रात लगभग 11 बजे के करीब महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ऑपरेशन के अथी में सुता दिया, बोला कि नहीं से पहले वो अथी बताया, हुआ के अपना डिमांड बता दिया कि पहले आप गए कहाँ? पहले वहाँ सरकारी में। उसके बाद क्या हुआ बताइए? सरकारी में गया तो वहाँ पर हम लोग का सवेरे चेक किया, चेक करके फिर दोबारा वहाँ पर मतलब कोई वहाँ चेक नहीं हुआ वहाँ पर। इसीलिए हम लोग आसरा वाला देख के हम लोग सोचे जे भर यहाँ पर जो परेशानी उठाएगा से भर हम लोग दो पैसा लगेगा। डॉक्टर नर्स कोई नहीं था, सब दीदी सब जिंदा लगा के कसम से हमारा तक चलिए गया, मगर उसका बोले देख के बोले तो जो वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए जिंदा लगा के उन लोग चल गया, पता नहीं कहीं कहाँ। तब हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग सब दर्द बहुत हो रहा था, फिर हम किसी यहाँ पर थी हमारी थी, उसके साथ फोन किया उसको, फिर वो हमको सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। किसके साथ? सहिया के साथ? हाँ, गीता सिन्हा नाम था। उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहाँ तक 12 बजे तक बैठा रहे, कुछ उन्होंने किया नहीं, बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, घूमो टाइम लगेगा अभी। फिर हमें इसका दर्द होते यार दर्द बढ़ रहा था। फिर हमने सोचा ऐसा काम नहीं बनेगा, अब किसी और हॉस्पिटल में लेके आते हैं। तो फिर हम हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे कि गोलू नाम का लड़का आ गया एक, तो बोला था कि चलो मेरे साथ चलो, एक जीवन रक्षा नर्सिंग होम है एक, वो बोला कि वहाँ पर डिलीवरी हो जाएगा। तो वहाँ पर गए, फिर उसने हमने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी कर देना। बोला कोई कहाँ पर जीवन रक्षा नर्सिंग होम है? थाना के पास ही है। थाना रोड में है? हाँ, थाना रोड के पास ही है। रानीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में गुरुवार को जीआरपी जवानों ने पौधरोपण किया। इस दौरान स्टेशन परिसर में 30 पौधे लगाए गए। इस मौके पर जीआरपी के अधिकारी गोपाल चंद्र दत्ता ने कहा कि बांग्ला पग के द्वारा 30 पौधे लगाए गए हैं। इसका मकसद वातावरण को शुद्ध करना है ताकि लोग बीमारियों से दूर रहें।
24 তারিখ আমাদের গাছ লাগানো আছে, সেই উপলক্ষে আমরা আপনারা এসেছেন বলে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি এবং আমরা আপনাদের সহযোগিতায় এবং আমাদেরও কিছু নিয়ে পরে আমরা যে গোটা 30 গাছ লাগালাম, এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টও খুব খুশি হয়েছে এবং আমি ডিপার্টমেন্টকেও জানিয়েছি যে বাংলা পক্ষ আমাদের খুব সহযোগিতা করেছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছি, সহায়তা করেছে রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের জিআরপি। আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের লম্বা সময় থাকতে পারে এরকম আমরা গাছ লাগিয়েছি। আপাতত এখনো পর্যন্ত 15টি গাছ আমরা লাগালাম খালি এইখানেই। অন্যান্য জায়গায় আমরা আরও বৃক্ষরোপণ করতে চাই, যাতে রানীগঞ্জ এবং শুধু রানীগঞ্জ নয়, বিভিন্ন জায়গায় বাংলা পক্ষ বিভিন্ন জেলাতে গাছ रानीगंज में NH2 को जोड़ने वाली मंगलपुर सर्विस रोड की हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब है। यहाँ की सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जिससे आए दिन हादसे होते रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। इस मामले में 99 न्यूज़ संवाददाता जाहिद खान ने लोगों से बात की। खराब है, यहाँ से डेली आप लोग आना जाना है? डेली आते जाते हैं, रोड की व्यवस्था खराब है। जो रोड की स्थिति देखनी पा रही है, तो इससे क्या घटना घट सकती है? बहुत एक्सीडेंट भी हो सकता है। कभी हुआ है क्या? नहीं, हमें तो हुआ नहीं कभी। मैंने क्या दाबी आप लोग, क्या होना चाहिए? रोड बनना चाहिए। क्या यहाँ पलटी मारा, दो टोटो पलटी मार दिया, दो टोटो पलटी मारा, पाँव में लग गया। तो आप लोग जान पे रिस्क लेके यहाँ से पार कर रहे हैं क्या? है सर। क्या होना चाहिए? ये बनना चाहिए सर। बनना चाहिए। हाँ, आप लोगों को बनना चाहिए। क्या नाम हुआ? अफरोज। क्या चलाते हैं आप? ये चारकोल चलाते हैं, चारकोल ईटा। हमारे साथ एक टोटो चालक भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ से आना जाना है किस। दुमका के मुफस्सिल और शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की सीमा से सटे झिलमिली गांव के पास अहले सुबह चौकीदार मोहम्मद सबीर का शव बरामद किया गया। वर्दी में ही उनकी चाकू मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक मुफस्सिल थाना में चौकीदार के पद पर पदस्थापित हैं। शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैला हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए केंद्र ने झारखंड को अलर्ट किया है। बचाव के लिए रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की व्यवस्था की गई है, पर खाना पूर्ति हो रही है। दिल्ली, बेंगलुरु, केरल और मुंबई से लगभग 12,000 यात्री आए, जिसमें केवल 1,272 की जांच हुई, बाकी बिना जांच के निकल गए। किसे पता इनमें ही कुछ यात्रियों के माध्यम से कोरोना के नए और खतरनाक वेरिएंट की एंट्री राज्य में हो जाए। मुख्यमंत्री को चौथी बार धमकी देने वाले बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विक्रम गोधराई मुनेश्वर को रांची पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 48 घंटे के अंदर पकड़ा था, लेकिन उसे बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। इस संबंध में गोंदा थाना के दारोगा के बयान पर 1 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होते ही IP एड्रेस के आधार पर साइबर सेल के अधिकारियों ने विक्रम के घर का पता, फ़ोन नंबर समेत अन्य डिटेल निकाले। बोकारो थर्मल पावर के B प्लांट की 210/210 मेगावाट क्षमता वाली 3 इकाइयां बंद हो गई है। मशीन पुरानी होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ने और प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इन इकाइयों के बंद होने से झारखंड की बिजली व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप पटना में हैं तो अलर्ट हो जाइए और कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कीजिए। ऐसा इसलिए कि अनलॉक में कोरोना बैक हो रहा है। अनलॉक में पिछले 48 घंटे में 27 से 71 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में 2 लोगों की मौत भी हुई है और दोनों पटना में हुई है। पटना में एक्टिव मामलों की संख्या भी 48 घंटे में 342 से 377 पहुंच गई है। बिहार में 298 नए मामले आए, जिसमें एक्टिव मामलों की संख्या 2704 हो गई है। नवादा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना रजौली थाना क्षेत्र के बलिया गांव की है। आज सुबह किसान रामजतन मिस्त्री मूंग की फसल देखने खेत गए थे, तभी 11,000 हाई वोल्टेज तार में की चपेट में आने से वे झुलस गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने आनन फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
भागलपुर के ममलखा गांव के पिंटू कुमार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सबौर थाना इलाके का है। मृतक पिंटू कुमार अपने 2 साथियों के साथ मजदूरी करके वापस घर लौट रहा था। इस दौरान ही वारदात को अंजाम दिया गया। वे बगल के ही इंग्लिश गांव में टेंट हाउस में काम करते थे। परिजन इस वारदात के पीछे चाचा की संलिप्तता बता रहे हैं। कैमूर में मूसलाधार बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। मृतक सोनहन और चैनपुर थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। यह घटना भभुआ मोहनिया पथ के बबुरा सिकटी लिंक पथ पर हुई है। छपरा में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक युवक को घेर कर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वास्तु विहार के पास 4 लेन पर हुई। आज सुबह युवक अपने बड़े भाई के साथ बाइक पर उमथा गांव जा रहा था। इसी दौरान 4 लेन पर बाइक सवार अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर रोक दिया और मारपीट करने लगे। विरोध किया तो गोली मार दी और फरार हो गए। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर को लेकर आज एक काफ़ी अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब से कुछ देर में बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर मंथन किया जाना है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के 1 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। गुरुवार दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक से पहले अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग से पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई एजेंडा नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे और पीएम गृह मंत्री से बात करेंगे ताकि रियासत में शांति आए। फारूक ने कहा कि हमारे चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं। पहले हम पीएम मोदी से बात करेंगे, बाद में मीडिया से बात करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।